हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे सलार को। दोस्तों आपने सलार का क्रेज तो देख ही लिया होगा। दोस्तों सच में ये मूवी बहुत ही कमाल की है और जो भी प्रवास के फैन है उनको वर्षों का इंतजार फाइनली इस मूवी को देखकर पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मूवी थोड़ी लंबी है और इसकी स्टोरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है कांसार से, जहां हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है वेदा और एक का नाम होता है वरदा। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां देवा अपने घर के दरवाजे को लॉक कर रहा होता है और उसके आसपास चारों तरफ तबाही मची होती है और दरवाजे के अंदर उसकी माँ होती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो देवा को पकड़ लेते हैं और उसके घर के दरवाजे को तोड़कर देवा की माँ को बाहर निकाल लेती है और वो लोग इन दोनों को मारना चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ वरदा अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है और यहाँ जो ये लोग हैं वो वरदा के पिता के ही होते हैं, जिन्हें वरदा के पिता ने ही भेजा है। वरदा उनसे अपने दोस्त और उसकी माँ को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि हम नियम का पालन कर रहे हैं और हम नियम नहीं तोड़ सकते। दरअसल कांसार में कुछ नियम है जो कोई नहीं तोड़ सकता, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें इन्हें मारना ही होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वरदा अपना हाथ का एक कड़ा निकालता है और उन लोगों के लीडर को दे देता है। दरअसल कांसार में जिसके भी पास ये कड़ा होता है वो सरदार होता है और वरदा अपनी सरदार की पावर इस आदमी को दे देता है। वो आदमी सरदार बनने के लालच में देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। दोस्तों स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। कांसार, नियम और सरदार। अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये देवा को बहुत अच्छा लगता है कि उसके दोस्त ने उसकी और उसकी माँ की जान बचा ली। वरदा कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी वापस मत आना, क्योंकि ये लोग तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर मार देंगे। अब देवा अपनी माँ के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वरदा के पास आता है और उससे एक वादा करता है कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकारी भी, तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद देवा और उसकी माँ यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर वरदा देवा को एक नया नाम देता है, सलार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी इंडिया पहुंच गई होती है उसे बिना बताए। अब उसके जो दुश्मन होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी इंडिया आ गई है और वो लोग उसको ढूंढने के लिए अपने लोग भेज देते हैं। इधर वो आदमी इंडिया में अपने एक आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी इंडिया पहुंच गई है। वो आदमी उससे कहता है कि तुमने उसे इंडिया क्यों भेजा, तो वो कहता है कि वो मुझे बिना बताए इंडिया पहुंच गई है और कांसार के लोगों को भी ये पता चल गया है और वो उसे मार देंगे और अब उसे एक ही आदमी बच सकता है, तुम उसे बुला लो। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी की रक्षा अब सिर्फ वही कर सकती है, इसके लिए तुम्हें उसकी माँ के पास जाना होगा और अब वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है और वो है अम्मा। और दोस्तों अम्मा और कोई नहीं बल्कि अपने देव भैया की मम्मा होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारी बेटी को झूठ बोलना होगा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और जहाँ देवा की माँ रहती है उस जगह का नाम है टिनसुकिया, जहाँ देवा की माँ एक टीचर का काम करती है और इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होती है। और यहाँ श्रुति को झूठ बोलना था कि वो एक इंग्लिश टीचर बनकर गाँव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, इसलिए मुझे एक जॉब चाहिए। लेकिन देवा की माँ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ तुम नहीं पढ़ा सकती, यहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक चांस दो, अगर मैं नाकाम रही तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब उसे यहाँ कुछ ही दिनों तक रहना था, इसलिए वो झूठ बोलती है। अब वो रोज स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ अपने सलार भैया कांसार के लोगों को ढूंढ कर मारते हैं जो श्रुति को ढूंढ रहे होते हैं। अब सलार मतलब देवा की माँ अपने बेटे को मार धाड़ लड़ाई से बिल्कुल दूर रखना चाहती है, इसीलिए अपने सलार भैया अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी मार धाड़ लड़ाई नहीं करते और उनके सामने बिल्कुल शांत रहते हैं। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इलीगल तरीके से इंडिया में से अपना माल सप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसे अपने माल पकड़े जाने का डर होता है, इसीलिए वो एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम पंडित होता है। और ये जो पंडित है उसका कनेक्शन कांसार से और ये पूरे इलीगल काम करता है और इसका बहुत नाम भी होता है। ये माल पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और उस माल पर कांसार की सील लगा देता है और ये सील जिस भी चीज पर लग जाती है तो उसे पूरे भारत में कोई भी नहीं रोक सकता, नेता पुलिस कोई भी नहीं। लेकिन पीछे पुलिस वाले उन ट्रक को रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स पे कांसार की सील देखते हैं वैसे उनके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस माल को छुआ भी तो वहाँ के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। कांसार की सील और कांसार भारत में है तो सही, लेकिन वो भारत के नक्शे तक में नहीं है, क्योंकि कांसार पर भारत का कोई नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए उनका माल कोई नहीं रोक सकता। अब ये माल नेपाल जा रहा होता है, जहाँ पंडित के एक आदमी
के पास कांसार से कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें असम में तिनसुकिया जाकर वहाँ हमारे दुश्मन की बेटी मतलब श्रुति को हमारे पास लेके आना है। अब पंडित उस तरफ निकल जाता है और अपने आदमियों को लेकर तिनसुकिया पहुंच जाता है। वहाँ उन्हें श्रुति भी मिल जाती है और वो उसे ले जाने लगते हैं और ये सब सलार की माँ देख रही होती है और अपने सलार भैया भी ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ के सामने मारदार नहीं कर सकते। अपने देवा भैया की माँ आसपास के लोगों से श्रुति को बचाने को कहती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। लेकिन वही खड़ा एक आदमी कहता है कि तेरा भी तो एक जवान बेटा है, उसे क्यों नहीं कहती उसे बचाने के लिए। अब अम्मा के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपने बेटे देवा से श्रुति को बचाने के लिए कहती है। अब अपने सलार भैया श्रुति को बचाने के लिए चले जाते हैं और सबसे पहले वो उस ट्रक को उड़ाते हैं जिसमें माल था और यहाँ अपने सलार भैया सभी की बैंड बजा देते हैं और सभी को अच्छी तरीके से तोड़ देते हैं। अब ये बात कांसार में भी पहुंच जाती है कि हमारा माल तिनसुकिया में किसी ने रोक लिया है। वो कहते हैं कि ये काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है देवा। अब इधर श्रुति को अपने सलार भैया बचा लेते हैं और अब देवा उसी आदमी को जो श्रुति को यहाँ लेकर आया था उसे श्रुति को यहाँ से कहीं दूर ले जाने को कहता है। अब रास्ते में श्रुति उस आदमी से सलार के बारे में पूछने लगती है और ये गुंडे कौन थे जो मेरे पीछे पड़े हैं और ये सब मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आखिर ये लोग है कौन, आखिर ये सब लोग है कौन। वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, इसीलिए वो उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इन सब की शुरुआत आज से हजारों साल पहले हुई थी, जहाँ 3 कबीले हुआ करते थे जो कि लूटपाट किया करते थे, जिनका नाम था मन्नार, सूर्यांक और गरियांग। और इसके साथ ये कबीले बहुत पावरफुल भी थे। लेकिन कुछ समय बाद उन तीनों कबीलों वालों ने अपनी एक जगह बनाई और उस जगह को उन्होंने नाम दिया कांसार। और इसके बाद वो तीनों कबीले मिलकर कांसार पर राज करने लगे और इसी दौरान इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई अंग्रेजों से, बाहरी हमलों से। लेकिन उन तीनों कबीलों ने अपने ऊपर किसी को भी रूल नहीं करने दिया और सबको मार दिया और कोई भी उनकी जगह पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो जिससे मन्नार है वो पहुंच जाता है पार्लियामेंट में अपने बेटे राज मन्नार को गोद में लेके और वहाँ पहुंच के कांसार को भारत के मैप से मिटा देता है और कहता है कि भारत का कोई भी कानून कांसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन भारत में हर जगह कांसार का नियम लागू होगा, क्योंकि भारत में हर जगह से कांसार का इलीगल माल जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब ऐसे ही कांसार धीरे धीरे और पावरफुल हो जाता है। अब कुछ और समय बीतता है। अब सिम मन्नार की उम्र भी हो गई थी और नियम के अनुसार इसके बाद अब सूर्यांग कबीले का कोई सरदार बनेगा। लेकिन जो सिम मन्नार का बेटा है राज मन्नार, वो ऐसा नहीं चाहता, वो खुद राजा बनना चाहता है। इसीलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि गनियार को छोड़कर सूर्यांग कबीले के बच्चे, बूढ़े, औरत सभी को मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और वो सबको मरवा देता है और फिर कांसार में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है और यहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी लगा देता है ताकि और कोई लीडर न बन सके। और इसके बाद कुछ नियम सब पर लागू कर देता है। और दोस्तों पूरी मूवी का यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, इसीलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझना। राज मन्नार ने अपने पूरे राज को 101 शहरों में डिवाइड कर दिया और हर एक शहर का एक लीडर बना दिया। और ये जो 101 लीडर है उन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले नंबर पर आते कपार, सेकंड नंबर पर आते सरदार और तीसरे नंबर पर आते कर्ता। इनमें 66 होते कपार और इनके पास सिर्फ 1 ही वोट की पावर होती है। 8 होते सरदार जिनके पास 3 वोट की पावर होती है और 1 होता है कर्ता जिसके पास 15 वोट की ताकत होती है और 1 होता है कर्ता जिसके पास 15 वोट की पावर होती है। मतलब इन सबको मिलाकर 100 वोट हो जाते हैं। और राज मन्नार का एक और बेटा होता है जो कि नाकारा होता है। राज मन्नार ने उसे भी एक राज दे दिया था जिससे टोटल 101 राज हो जाते हैं। अब यहाँ राज मन्नार के 8 सरदारों में से 5 सरदार खुद घर के होते हैं जो कि पूरे कांसार पर रूल कर रहे होते हैं। अब कर्ता यानी राज मन्नार, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि कांसार में से किसी ने यूएस में एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है गन्स और इलीगल हथियारों का और वो यूएस में कई बनना स्टार्ट भी हो गए हैं। अब वो किसने दिया है वो पता करने के लिए कर्ता यहाँ से निकल पड़ता है यूएस के लिए। और जाने से पहले वो अपनी बेटी को यहाँ का कर्ता बनाता है और कहता है कि हमारे खिलाफ कोई बगावत करना चाहता है और मैं उसका पता लगाने जा रहा हूँ। और जाने से पहले जो 5 सरदार राज मन्नार के होते हैं उन्हीं में से एक राज मन्नार के पास आता है जो कि उसके बेटी का पति होता है। वो उसे उसके बेटे के बारे में बताता है जो कि सरदार नहीं होता और वो उसे अपने बेटे को सरदार बनाने को कहता है। और ये उसी की बात कर रहे थे जिसे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया था, जिसने अपना कड़ा एक आदमी को दे दिया था। अब होता भी ऐसा ही है, आखिर वो होता तो राज मन्नार का बेटा ही है। इसीलिए अपने बेटे वर्दा को बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलते हैं। वो वर्दा से कहता है कि तुम्हें मैंने आज तक कोई हक नहीं दिया, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा
तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ का कर्ता बन जाओ, तो तुम किसी भी सरदार को हटा के अपनी जगह ले लो। वर्दा नारंग को हटाता है। ये वही होता है जिसके पिता को बचपन में वर्दा ने अपना कड़ा दिया था। अब नारंग को हटाकर वो खुद सरदार बन जाता है। दूसरी तरफ जो लोग इस बात से खुश नहीं थे, वो नारंग को भड़काते हैं कि वर्दा यहाँ का कर्ता बन जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि हमें वर्दा को मारना होगा। इसीलिए कांसार में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कर्ता की पावर इस समय ताज मन्नार की बेटी के पास होती है। वो यहाँ सीज फायर लगा देती है। सीज फायर का मतलब कांसार में जब तक सीज फायर लागू है तब तक कोई लड़ाई कुटाई नहीं कर सकता। लेकिन उसका भाई रुद्र मन्नार अपने गरुड़ा भैया को ये बात पसंद नहीं आती और कहता है कि कांसार की किताब में लिखा है कि कर्ता डायरेक्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। सभी सी लेवल मेंबर की वोटिंग होगी तभी कर्ता कोई डिसीजन ले सकता है। और अब यहाँ वोटिंग होगी 9 दिन बाद। अगर वोटिंग सीज फायर की तरफ आई तो मारदार नहीं होगी, और अगर वोटिंग सीज फायर हटाने की तरफ आई तो इन लोगों के जो भी दुश्मन है ये उसे मार देंगे। इसलिए जो ये 8 सरदार है वो अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग देशों से मिलिट्री बुला लेते हैं, रशिया, जापान, यूएस और भी कई देशों से, ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके। इधर दूसरी तरफ वर्दा का छोटा भाई वर्दा से पूछता है कि हमारी मिलिट्री कहाँ है, लेकिन वर्दा ने कोई मिलिट्री नहीं बुलाई होती है, क्योंकि उसे इस वक्त अपने परम मित्र की याद आती है जिसने उससे वादा किया था, नाजरीन। और वो अपने दोस्त देवा के पास चला जाता है। वो देवा से मिलता है, उसकी माँ से मिलता है, और वो देवा से अपने साथ चलने को कहता है। और अपने देवा भैया भी राजी हो जाते हैं। वर्दा देवा को लेकर कांसार में आ जाता है, लेकिन ये देखकर वर्दा के साथी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्दा मिलिट्री की बजाय एक आदमी को ले आया है जो कि किसी काम का नहीं है। लेकिन उन्हें क्यों पता अपने देवा भैया की पावर के बारे में, ये तो हमें और आपको पता है। अब इसी तरह कुछ दिन हो जाते हैं। अब इन्हीं सरदारों में से एक सरदार का बेटा जो कि बहुत तरक्की होता है, वो हर रोज एक पतंग उड़ाता है, और पतंग जिस भी घर पर गिरती है वो वहाँ की लड़की को लाकर तर्कपना करता है। तो यह देखकर अपने देवा भैया को गुस्सा आ जाता है और वो सरदार के बेटे को मार देता है। अब ये सब होता है कांसार के नियमों के विरुद्ध। इसके बाद वो सरदार अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वर्दा, देवा और उसके साथियों को जेल में डाल देता है, और 9 दिनों तक इन्हें वहीं बंद रहना होगा। और 9 दिन पूरे हो जाते हैं। वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ के वोट डल जाते हैं, लेकिन तभी कर्ता भी आ जाते हैं और वो भी वोट दे देते हैं, और वोटिंग हो जाती है। दोनों तरफ की वोटिंग बराबर होती है। अब वर्दा वहाँ आता है। अब सब वर्दा के वोट का इंतजार कर रहे थे कि जिस तरफ भी वर्दा वोट डालेगा उस तरफ का निर्णय फाइनल हो जाएगा। अगर वर्दा सीज फायर की तरफ वोट डालता है तो सीज फायर लागू रहेगा। अगर वर्दा सीज फायर हटाने की तरफ वोट डालता है तो सीज फायर हट जाएगा। अब यहाँ जो करता है यानी वर्दा के पिता, वो यही सोच रहे थे कि वर्दा सीज फायर को लगा रहने देगा ताकि आगे वो सरदार बन जाए, लेकिन होता कुछ और है। वर्दा अपनी वोट सीज फायर हटाने वाली वोटिंग में डाल देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अब इधर वॉर स्टार्ट हो जाती है। अपने सलार भैया बहुत सारे लोगों को मारते हैं। वर्दा भी बहुत सारे लोगों को मार देता है। अब यही राज मन्नार को मारने के लिए कोई आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसके बेटी का पति होता है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो एक सोरियांग कबीले से है, और आज से 30 साल पहले जब राज मन्नार ने सभी सोरियांग को मारने को कहा था तब कुछ बच्चों को उनने गटर में छिपा दिया था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इन तीनों कबीलों में सोरियांग सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इधर हमें ये भी पता चलता है कि अपने सलार भैया भी सोरियांग कबीले के लीडर के बेटे होते हैं, लेकिन वर्दा ने उसे बचा लिया था। और नियम के अनुसार जब मन्नार कबीले के कर्ता मर गए थे तो उसके बाद अपने सलार भैया के पिताजी सरदार बनते, लेकिन राज मन्नार ने उन्हें मरवा दिया था। अब आगे क्या होता है इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यही एंड हो जाता है। और दोस्तों बहुत सारे सवाल के जवाब जो हमें नहीं मिले, और दोस्तों बहुत सारे सवालों के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।